वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर आप बीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी ऐसी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सवाल ऑब्जेक्टिव मोड में आते हैं, परीक्षा सिविल सर्विसेज की होनी चाहिए, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। इसमें मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ, ऐसी बातें जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, संभावित हो सकती हैं, आगे चल के आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, यानी संभावित प्रश्नों के रूप में जो चीज़ें मैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताता हूँ वो आ सकती हैं। यहाँ पर मेरा उद्देश्य प्रैक्टिस कराना है, उसके साथ ही साथ आपको कंप्लीट जितने भी टॉपिक पॉलिटी के हैं सबका रिवीजन भी कराना है। मेरा उद्देश्य रिवीजन है, प्रैक्टिस है, और सवालों के थ्रू आपके अंदर पॉलिटी की एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, ये भी है। तो मेरे भाइयों, चलिए पहले सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है भारतीय चुनाव आयोग, है ना, इंडियन इलेक्शन कमीशन। भारतीय चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है चुनाव आयोग केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए भी उत्तरदायी है। तो यहाँ देखो, मैंने एक बार आपको बताया था, कई बार बता चुके हैं, क्योंकि पिछले अगर आप देखें तो लगभग 80 20 मिनट हो चुके हैं। पुराने सेशन आप जाके जरूर देखिए, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कहीं भी पॉलिटी के सवालों में केवल लिखा हो, सिटीजन लिखा हो, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो, पीपल लिखा हो, ओनली लिखा हो, तो वहाँ पर ट्रैप होने की संभावनाएं होती है, वहाँ पर जाल होने की संभावना होती है। ठीक है, तो जाल में आपको फंसना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसको मैं कजरौटा कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, है ना। हाँ, मेरे द्वारा ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ये, कजरौटा कॉन्सेप्ट, फंसना नहीं है। तो देखो, यदि आप इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ, जो एग्जाम में आती हैं फैक्चुअल डेटा में। इलेक्शन कमीशन हमारे भारत देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का अर्थ होता है ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उसे आप संवैधानिक निकाय कहते हैं। आर्टिकल 324 से लेकर 324 से लेकर 329 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन संबंधी प्रोविज़न, है ना, निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और आप ये भी समझते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में ये जरूरी है कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए मीन्स स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हम डेमोक्रेसी को इमेजिन नहीं कर सकते। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो स्वतंत्र हो, जिसके ऊपर किसी का कोई दबाव न हो, और वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। और इसीलिए भारत देश में इलेक्शन कमीशन को बाई कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया। इसीलिए भारत देश में इलेक्शन कमीशन को बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनॉमी दी गई। इसीलिए इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करता है, क्योंकि वो भारत देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी भी चुनाव में प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी भी पंचायत चुनाव में एक साड़ी 500 रुपया पे वोट बिक जाते हैं, अन्य चुनाव में भी बिक जाते हैं। वो चैलेंजेस हैं भाई, चुनौतियां हैं, चुनौतियां हर जगह हैं। धरती बिना अपवादों और चुनौतियों के नहीं है। लोकतंत्र में सुधार एक दिन में नहीं आता है। डेमोक्रेसी में धीरे धीरे करके रिफॉर्म होता है, धीरे धीरे करके सुधार आता है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, बहुसदस्यीय निकाय, मल्टी मेंबर बॉडी मींस कि एक इसमें होते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो होते हैं अन्य आयुक्त। ठीक है, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अन्य आयुक्त से मिलकर इलेक्शन कमीशन बनता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भैया? तो सीईसी और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। पहले तो ऐसा ही होता था, लेकिन अब एक कानून बन गया है, उस कानून का नाम है इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी, इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति के लिए, इलेक्शन कमीशन में सीईसी और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए। तो कानून का नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें अधिनियम 2023। एक कानून बना, उस कानून के तहत ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे इनको, लेकिन राष्ट्रपति एक पैनल की सलाह पर करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता, और एक कैबिनेट मंत्री, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यानी
एक यूनियन के संघ के जो कैबिनेट मंत्री हैं, इन तीनों को मिलाकर एक समिति बनेगी और उसी समिति की सिफारिश पर यह नियुक्ति होगी। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का 6 साल का होता है और मैक्सिमम एज 65 ईयर होती है, यानी 65 साल होती है। इन दोनों में से जो पहले आए, विच एवर कम्स अर्लियर। इनको स्वतंत्रता भी दी गई है कार्यकाल की, तब तक नहीं हटाया जा सकता, माफ कीजिएगा, सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही हटाया जाता है, यानी संसद जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी तभी हटाया जा सकता है, अन्यथा हटाया नहीं जा सकता है। और अन्य को अगर हटाना है तो अन्य को इनकी सलाह पर, सीईसी की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत देश की डेमोक्रेसी में। प्रेसिडेंट का चुनाव कराना, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना, लोकसभा का चुनाव कराना, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कराना, ये, और जिनका जिनका चुनाव कराती है उनके उनके लिए वोटर लिस्ट तैयार करना, आचार संहिता को लागू कराना, कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराना, साथ ही साथ भारत देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए भी गवर्नमेंट को सजेस्ट करना, चुनाव सुधार के लिए भी गवर्नमेंट को सजेस्ट करना, एज वेल एज इलेक्शन कमीशन हमारे भारत देश में हाफ जुडिशियल बॉडी का भी रोल प्ले करती है। जैसे किसी पार्टी का मर्जर हो रहा है, उससे संबंधित कोई विवाद हो गया, तो इन विवादों का निपटारा इलेक्शन कमीशन कराएगी। चुनाव चिन्ह से रिलेटेड विवाद का निपटारा इलेक्शन कमीशन कराएगी, क्योंकि भाई चुनाव चिन्ह का आवंटन, एलोकेशन ऑफ द चुनाव चिन्ह, ये भी इलेक्शन कमीशन करता है। पार्टी को मान्यता देना, किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता देना, राष्ट्रीय स्तर का दल, राज्य स्तर का दल, इस बात की मान्यता प्रदान करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। यानी मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, इलेक्टोरल रोल तैयार करना, चुनाव कराना, चुनाव सुधार रिकमेंड करना, ये इलेक्शन कमीशन के मुख्य कार्य हैं। खैर, आते हैं इधर। तो संविधान के 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सही है। केवल संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ओनली। ओनली लिखने की वजह से ये गलत हुआ, केवल लिखने की वजह से गलत हुआ, ध्यान रखिएगा। केवल अगर काट दो तो मामला फिट हो जाएगा। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए भी उत्तरदायी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एज वेल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए भी उत्तरदायी है, ये भी ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है लेकिन विवादों का निपटारा नहीं कराता। ठीक है, विवादों का निपटारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का सुप्रीम कोर्ट कराएगा। ठीक है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कराएगा। तो यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निर्वाचन आयोग केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन ओनली फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। तो देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, केवल लगा है तो ट्रैप होने की संभावना, लेकिन इसको गलत तरीके से मत ले लीजिए। कभी कभी आप ऐसा सोच लेते हैं कि केवल लगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि केवल लगा हो तो स्टेटमेंट गलत हो जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि केवल लगा है तो जाल होने की संभावना है, ट्रैप होने की संभावना है। तो लिखा हुआ निर्वाचन आयोग केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव कराता है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट के चुनाव कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कराता है, लोकसभा का चुनाव कराता है, विधानसभा का चुनाव कराता है। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही है। देखो, भारत देश में अगर आप भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग लोकल गवर्नमेंट के चुनाव नहीं कराता, स्थानीय सरकार के चुनाव नहीं कराता। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है क्या, एक होती है पंचायत और दूसरी होती है आपकी नगर पालिका। एक पंचायत, दूसरी नगर पालिका। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी है जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और यही स्टेट इलेक्शन कमीशन भारत देश में लोकल गवर्नमेंट के चुनाव को कंडक्ट कराता है। कभी कभी ऐसे भी ट्रैप बनता है कि ये जो निर्वाचक नामावली है, निर्वाचक नामावली जिसे आप वोटर लिस्ट कहते हैं, इलेक्टोरल रोल, तो अगर कहा जाए विधानसभा के लिए इलेक्टोरल रोल कौन तैयार करता है, लोकसभा के चुनाव के लिए कौन तैयार करता है ना? यानी अगर आपसे कहा जाए लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के लिए कौन तैयार करता है,
तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के लिए तैयार करता है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। वहीं अगर पंचायत की बात की जाए कि पंचायत के लिए और नगर पालिका के लिए कौन तैयार करता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन तैयार करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है। तो ऐसा भी कभी कभी ट्रैप बन जाता है, सवालों में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही है? तो इसमें ओनली 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग का, देखो यूपीएससी से रिलेटेड सवाल है, यूपीएससी से रिलेटेड सवाल है। लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 316 के तहत किया गया है, आर्टिकल 316 के तहत किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का गठन। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है। और दूसरा कह रहा है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। The Union Public Service Commission is established under 316 of the Indian Constitution. Chairman and members of the UPSC are appointed by the President. चलिए, यूपीएससी की बात हो रही थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में शासन की नीतियों को लागू करने के लिए ऐसे लोग होने चाहिए जो कुशल हों, ये यानी जो योग्य हों। किसी भी डेमोक्रेसी में शासन की नीति को यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए ऐसे लोग होने चाहिए जो इफ़िशिएंट हों, कुशल हों। और कुशल लोगों को अगर लेकर आना है, योग्य लोगों को लेकर आना है, तो भर्ती भी कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए। यही कारण है कि बाई कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी का गठन किया गया कि वो निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराए और ऐसे लोगों को लेकर आए जो योग्य हों। इसीलिए यूपीएससी को क्या कहा जाता है? यूपीएससी को मेरिट सिस्टम का प्रहरी कहा जाता है। मेरिट सिस्टम का प्रहरी का अर्थ ये है कि ये योग्यता का प्रहरी इसे कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है। इसका मुख्य कार्य यही है कि निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराना, है ना। निष्पक्ष भर्ती क्या कराना? कंडक्ट कराना, निष्पक्ष भर्ती कराना, ये इसका कार्य है यूपीएससी का। राइट। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो कि चेयरमैन और मेंबर से मिलकर बनती है, यानी अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनती है। अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनती है, चेयरमैन और मेंबर से मिलकर बनती है। लेकिन मेरे भाइयों ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर तो बनती है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्य की संख्या कितनी होगी, यानी अध्यक्ष और सदस्य की स्ट्रेंथ क्या होगी, अध्यक्ष और सदस्य की क्या संख्या होगी, क्या स्ट्रेंथ होगी अध्यक्ष और सदस्य की, ये तय नहीं है। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में तय नहीं है, ये संविधान में तय नहीं है कि अध्यक्ष और सदस्य की संख्या क्या होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं तय है। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की यदि आप बात करें तो इनकी नियुक्ति बाई प्रेसिडेंट होती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। जो भी सवाल भविष्य में आएगा आप सब कर ले जाएंगे आप। प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होती है। कार्यकाल इनका 6 साल का होता है और मैक्सिमम एज 65 साल। इन दोनों में से जो पहले आए, इस्तीफा देना है, सिंगापुर जाना है, दूसरी शादी करनी है, जाओ चले जाओ भाई, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इन्हें हटाया कैसे जाता है? तो इन्हें हटाते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हटाते हैं। लेकिन अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें सवाल बनता है। अगर दिवालिया हैं तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट हटा देंगे। अगर अपने पद के दौरान कहीं और से पैसा ऐंठने में लगे हैं, पद के दौरान कोई वैतनिक कार्य करने में लगे हैं, तो हटा देंगे, डायरेक्ट प्रेसिडेंट हटा देंगे। ठीक। अगर विकृत चित्त, अनसाउंड माइंड की स्थिति हो जाए, शारीरिक अक्षमता की स्थिति हो जाए, डायरेक्ट हटा देने देंगे। लेकिन अगर कदाचार के आधार पर हटाना है, कदाचार यानी मिसबिहेवियर, करप्शन एंड ऑल सब इसी में आता है, कदाचार के आधार पर हटाना है तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कदाचार के आधार पर हटाना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद ही हटा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद। अगर कदाचार के आधार पर हटाना है तो जांच सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यानी कदाचार के आधार पर, मिसबिहेवियर के आधार पर डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। क्लियर बात। मुख्य कार्य आप जानते ही हैं कि निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराना, साथ ही साथ अनुशासनात्मक मामलों में सरकार को सलाह देना। ठीक है। योग्य लोग जाएं, इसके लिए सही सिलेबस तैयार करना, कैसे भारत देश में योग्यता ही पहुंचे प्रशासन में, इसके लिए सरकार को रिकमेंड करना, ये इसका काम है। अनुच्छेद 315 से लेकर आप देखेंगे 323 तक इससे रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 315 के तहत ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक निकाय है।
ठीक है। अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत किया गया है। नहीं, 316 नियुक्ति और कार्यकाल की बात करता है। नियुक्ति और कार्यकाल की बात करता है कौन? 316। यहाँ पर अगर 315 लिखा होता तब सही होता, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक। इसी 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग भी, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। वही रोल जो संघ में यूपीएससी प्ले करता है, वही रोल राज्य में स्टेट पीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग करता है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? आप राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ जी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है यूपीएससी अधिकतम अगला सवाल आपका कह रहा है कि यूपीएससी अधिकतम 6 वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। यूपीएससी के सदस्य, मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर एंड अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर। पहला। दूसरा लिखा यूपीएससी का खर्च भारत की संचित निधि से लिया जाता है। इसका जो खर्च है वो भारत की संचित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। ये आपको बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। खर्च संचित निधि से आता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है। सदस्य कार्यकाल तो मैंने आपको बताया ही बताया। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि 6 साल और 65 साल, इन दोनों में से जो पहले आए। राज्य लोक सेवा आयोग का आप देखेंगे तो 662 होता है, संघ लोक सेवा आयोग का 665 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग में 662, इसमें 665 लिखा हुआ है। 6 साल और ये मैक्सिमम एज 65 साल, ये बिल्कुल सही होगा। खर्च भारत की संचित निधि से लिया गया है। तो देखिए ऐसा पद, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा पद या ऐसी संस्था, ऐसा पद या ऐसी संस्था जिसकी स्वतंत्रता को स्टेब्लिश करना होता है, जिसकी स्वतंत्रता को इंश्योर करना है यानी सुनिश्चित करना है, इसके खर्चे को, ऐसा पद ऐसी संस्था जिसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, उनके खर्चों को संचित निधि पर भारित कर दिया जाता है। ठीक है। संचित निधि पर भारित है ना, संचित निधि पर भारित मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज जो एक्सपेंडिचर होता है यानी भारित व्यय जो होता है, उस पर मतदान नहीं होता। यानी संसद, हालांकि यहाँ भारित की बात नहीं की जा रही है, यहाँ भारित लिखा ही नहीं है, लेकिन मैं आपको एडिशनल बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि अगर कभी कहा जाए संचित निधि पर भारित व्यय, तो संचित निधि से दो तरीके से पैसा खर्च होता है, एक नॉर्मल एक भारित। नॉर्मल वाले पर संसद मतदान कर सकती है, लेकिन भारित वाले पर संसद को मतदान करने का राइट नहीं होता है। मतदान नहीं कर सकती तो कम नहीं कर सकती। इससे क्या होता है, कम नहीं कर पाएगी तो उस संस्था के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा जिस संस्था को वहां से खर्चा मिल रहा है। तो संचित निधि से लिया जाता है, ये तो ठीक है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों कि मुझसे जुड़ने के लिए आप ये इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आपको क्लासेस का अपडेट लिंक वगैरह यहाँ मिलता रहता है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यदि आप तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट हमारे साथ जुड़कर, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 9289996923। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और यहाँ पर आप मेरा नाम बताएंगे, मेरा नाम आप जानते ही हैं, विपुल त्रिपाठी है, तो तैयारी कैसे करें ये भी आपको पता चलेगा। तैयारी कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, ये आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ कौन कौन से बैचेज हैं, सारे बैचेज की जानकारी मिल जाएगी। जैसे अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस के लिए भी कंप्लीट बैच हमारे यहाँ है। फाउंडेशन भी है, प्री का भी है, मेंस का भी है। ठीक है। आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी कंप्लीट बैच है, प्री भी है, फाउंडेशन भी है। अगर आप बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बीईओ के लिए भी कंप्लीट बैच है, प्री भी है, मेंस भी है, फाउंडेशन भी है। ठीक है। सारे बैचेज उपलब्ध हैं।
हाँ, इस नंबर पे कॉल करिए, मेरा नाम बताइए, और हाँ, बैच लेते समय ये कोड यूज करिए जिसमें आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, VL Live। ये कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे हमारे साथ जुड़ के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।